Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सिद्धांत आता है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आरबीएससी की जो बुक्स है साइकोलॉजी की, उससे मैंने बहुत ही शानदार नोट्स बना करके ये जो सिद्धांत है बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही बात लिखी है साथियों। पैसे देकर भी ऐसे नोट्स आप नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैंने खुद ने ये आरबीएससी की पुस्तक से नोट्स बनाए हैं, आसान भाषा में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि इस सिद्धांत में से क्वेश्चन गलत नहीं हो तो बिल्कुल आप इस सिद्धांत को पूरा ज़रूर देखिएगा साथियों इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, आरबीएससी 11 साइकोलॉजी की पुस्तक से बनाए गए नोट्स के आधार पर यह सिद्धांत आप पढ़ने वालों हो। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको साइको सोशल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। नाम याद रखना है अच्छे से साथियों। मित्रों, अगर हम बात करें एरिक्सन की तो ये प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे। जैसे सिगमंड फ्रायड का नाम आप सभी ने सुना होगा। सिगमंड फ्रायड का मैंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी आपको पढ़ाया था। अगर नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत मिल जाएगा साथियों। उसी प्रकार ये भी मनोविश्लेषक थे। मन का विश्लेषण इन्होंने भी किया था साथियों। इन्होंने अपने सिद्धांत में संपूर्ण जीवन काल हेतु 8 अवस्थाएं बताई है। मित्रों, कितनी सबसे पहली चीज है कि ये भी एक मनोविश्लेषक थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाता है और एक क्वेश्चन ये बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है साथियों। अगर हम बात करें तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों पर बल दिया है। किन कारकों पर? सामाजिक कारकों पर इन्होंने बल दिया है, क्योंकि सामाजिक विकास का सिद्धांत है तो सामाजिक कारकों पर ही सर्वाधिक बल इनके द्वारा दिया गया है। व्यक्ति का जो विकास होता है अपने जीवन में, उसमें महत्वपूर्ण सबसे कारक कौन से होते हैं? सामाजिक होते हैं। किसके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार साथियों। इन्होंने व्यक्तित्व विकास की जैविक और सामाजिक, भाई सामाजिक कारकों के साथ में एक और कारक पर बल दिया है, वो है जैविक। दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है और व्यक्तित्व का विकास होता है साथियों, ऐसा इनका मानना था। दोनों के बीच में किन किन के बीच में? जैविक क्रिया, जैविक कारक और सामाजिक कारकों के बीच में अंतःक्रिया होती है, परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास होता है जैविक व सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के माध्यम से। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे साथियों। एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल मतलब एकात्मकता बनाने में लगे रहना है। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है साथियों एरिक्सन का, कि एरिक्सन ने क्या कहा है? जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी मूल पहचान बनाने में लगे रहना। जीवन में व्यक्ति क्या चाहता है? खुद की पहचान बनाने में ही लगा रहता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। इनके सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक अवस्थाओं को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इंग्लिश में सभी का नाम याद रखना है। इंग्लिश में सभी का नाम याद रखना है। इनकी उम्र सीमा अच्छे से याद रखनी है। आरबीएससी की बुक्स के अकॉर्डिंग में उम्र सीमा यहाँ पर बताने वाला हूँ साथियों, तो आप बिल्कुल इनको निश्चित होकर के अच्छी से याद कर लीजिए साथियों। हो सकता है आपने ये जो उम्र सीमा यहाँ हम पढ़ेंगे इससे थोड़ी हटकर पढ़ी हो, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार उम्र सीमा है साथियों। देखिए, पहला इनका जो पहली इनकी अवस्था आती है वो है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। किस नाम से जाना जाता है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट का मतलब विश्वास और अविश्वास को मिसट्रस्ट कहेंगे मित्रों। तो इसकी उम्र सीमा की सबसे पहले बात करेंगे। जन्म से लगभग 18 माह तक की जब आयु होती है साथियों, तो इस अवस्था को ही विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था एरिक्सन ने माना है। मित्रों, इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं हेतु पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बच्चा क्या शिशु है, वो तो बिल्कुल नवजात शिशु आप इसको कह सकते हो। वो खुद की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति खुद तो कर नहीं पाएगा जन्म लेते ही। वो किन पर निर्भर रहेगा? जो उसके परिवार वाले लोग हैं उन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यदि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए उसको नींद की आवश्यकता हुई, भोजन की आवश्यकता हुई या अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता यदि पूरी नहीं हो पाती है इस आयु में, तो वह संसार मतलब उसके आसपास का जो संसार है, उसके परिवार में जो माता पिता है
इत्यादि जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, पर विश्वास खो देता है साथियों। इसलिए इसको विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहते हैं कि भाई अगर उसकी जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर दी तो वो उन पर विश्वास करने लग जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए तो उन पर वो अविश्वास प्रकट करने लग जाएगा साथियों। देखिए, यदि विश्वास से अविश्वास अधिक होगा तो बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ कुंठाग्रस्त व विमुख हो जाता है। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट से है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या लाइन कह रही है कि यदि विश्वास से अविश्वास अधिक होगा, मतलब क्या हुआ, विश्वास तो कम रहेगा और अविश्वास ज़्यादा होगा, तो भविष्य में जब वो बड़ा होगा साथियों तो उसमें जो आत्मविश्वास है उसकी कमी साफ तौर पर नजर आएगी। तो जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, मतलब वो जब छोटे थे तो उनमें विश्वास की अपेक्षा अविश्वास ज़्यादा था, ऐसा एरिक्सन का मानना है। ठीक है, तो ये प्रथम अवस्था है मित्रों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी अवस्था के बारे में। दूसरी अवस्था है आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑटोनॉमी वर्सेज डाउट एंड गिल्ट्स। क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी वर्सेज डाउट एंड गिल्ट्स। इसको इंग्लिश में आत्मनिर्भरता व बनाम शंका व लज्जा को इंग्लिश में इस नाम से जाना जाएगा साथियों। देखिए, इसकी आयु की बात करें तो आयु इसमें बता रखी है 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का जो समय है वो आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि जो अवस्था का नाम है ना, उससे संबंधित चीजें ही अवस्था में होगी। जैसे अपन ने पहली अवस्था में क्या पढ़ा था साथियों, विश्वास बनाम अविश्वास, तो ये नीचे जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा ये विश्वास और अविश्वास के बारे में बताया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ जो हम दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा, तो ये दो चीजें आएगी इसमें, एक तो आत्मनिर्भरता और एक शंका व लज्जा। उम्र सीमा बता दी है मैंने आपको, 18 माह से 3 वर्ष तक का समय है साथियों। दूसरों की मदद नहीं लेना चाहता, वह आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है। ठीक है भाई, अब थोड़ा बड़ा हो गया वो, 18 माह मतलब 1.5 वर्ष का वो हो गया है, तो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो सोचता है कि भाई अब मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूँ, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसकी उनकी पूर्ति मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे दूसरों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए तो आत्मनिर्भरता की अवस्था इसको कहते हैं। वह अपने तरीके से कार्य करना पसंद करता है, लेकिन यदि बालक के कार्यों में माता पिता अधिक गलतियां खोजेंगे या कठोर नियंत्रण रखेंगे तो बालक नियंत्रण भाव देगा, वह शंका लज्जा भाव को अर्जित कर लेगा। समझना इस लाइन को थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए वो खुद के ऊपर निर्भर रहना चाह रहा है। ठीक है, खुद के ऊपर वो निर्भर रहने के लिए कार्य करेगा। अब वो कोई कार्य करता है और उसके माता पिता बीच बीच में बार बार टोक देते हैं कि ये मत कर वो मत कर, अभी तो छोटा बच्चा है, तो वो जो 1.5 से 3 वर्ष का जो बच्चा है साथियों, वो उसके मन में आ जाएगी। कठोर नियंत्रण यदि आप रखोगे, बार बार उनकी गलतियां निकालोगे, तो फिर वहां पर उसके मन में शंका व लज्जा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इसको आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा की अवस्था के नाम से जाना जाता है साथियों। तो ये आपके दूसरी अवस्था है एरिक्सन के सिद्धांत की। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरी अवस्था की ओर। मित्रों, तीसरी अवस्था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटे से वीडियो में ही पूरा सिद्धांत हो जाएगा। इसको पढ़ने में नहीं तो 3 से 4 घंटे तक लगा देते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ यहाँ पर मात्र 20 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी मित्रों, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध, जिसको कहा जाएगा इनिटिएटिव वर्सेज गिल्ट। क्या कहा जाएगा? इनिटिएटिव वर्सेज गिल्ट इसको कहा जाएगा साथियों। इसकी उम्र सीमा तीसरी अवस्था की है, 3 से लेकर के 5 वर्ष का जो समय होता है वही पहल बनाम अपराध बोध, मतलब अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, 3 वर्ष वो क्रॉस कर गया, 3 से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध। मित्रों, सभी पक्षों में बालक के अंदर तीव्र विकास यहाँ पर होता है। उसका जो सामाजिक पक्ष है, उसका जो मानसिक पक्ष है, उसका जो शारीरिक पक्ष है, जितने भी पक्ष होते हैं उनमें यहाँ पर विकास तीव्र गति से होता है साथियों, क्योंकि उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो घर से बाहर निकलना आरंभ कर देता है और घर से बाहर निकल करके
आत्मनिर्भर व्यवहार को वो दर्शाता है। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यवहार को वो दर्शा रहा है कि भाई हाँ मैं खुद के ऊपर निर्भर हूँ, जो एक पहल का रूप ले लेती है। भाई इसके पहले की अवस्था में आत्मनिर्भरता वाली बात की गई थी साथियों, तो उस चीज़ को वो बाहर दर्शाता है कि उस चीज़ को बाहर दर्शा कि लोग मुझे दर्शाएगा तो लोग मुझे देखेंगे कि हाँ ये खुद का कार्य खुद कर सकता है, तो वो धीरे धीरे एक पहल का रूप ये चीज़ ले लेती है साथियों। पहल का मतलब एक नई शुरुआत। वह अपने कपड़े पहनने से लेकर पालतू जानवरों का ध्यान रखने जैसे कार्यों की पहल करता है। ठीक है, खुद के कपड़े खुद पहनने लग जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं जिनको घरों में पाला जाता है उनका ध्यान रखने वो धीरे धीरे लग जाता है। मतलब छोटे छोटे कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ध्यान वो रखेगा। तो इन चीज़ों की पहल करना वो आरंभ कर देता है इस अवस्था में। यदि माता पिता प्रोत्साहित न करके उसे रोकते हैं, डांटते हैं, तो उसमें अपराध बोध आ जाता है। जैसे मान लीजिए वो खुद के कपड़े पहन रहा है या कोई पालतू जानवर है उनको कुछ चीज़ें डाल रहा है। अब माता पिता उसके कहते हैं कि ये मत कर तू, ठीक है अभी तू बच्चा है, छोटा है, तुझसे ये चीज़ें नहीं होगी, हम कर देंगे ये चीज़ें। तो धीरे 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 यदि बार बार आप उसको रोक रहे हो तो वो सोचेगा कि यार मैंने कोई अपराध कर दिया है क्या। ठीक है, वो क्या सोचेगा कि मैंने कोई अपराध कर दिया है क्या, तो धीरे धीरे उसमें अपराध का भाव आ जाता है साथियों। इसलिए इसको पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये एरिक्सन के विकास का जो सिद्धांत है इसकी तीसरी अवस्था हमने पढ़ी है। अब आगे बढ़ेंगे चौथी अवस्था पर। चौथी अवस्था है मित्रों उद्यमिता बनाम हीन भावना, जिसको इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियोरिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। इंग्लिश में हर एक का नाम याद रखना है। उम्र सीमा की बात करें तो 6 से 12 वर्ष इसकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है। 6 से 12 वर्ष मतलब अब वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो विद्यालय जाना इस अवस्था में आरंभ कर देता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, विद्यालय जाना बालक आरंभ कर देता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था हम नॉर्मली कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की उम्र को किस नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है साथियों। तो देखिए इस अवस्था में बालक ज्ञान और कार्यों के वृहद संसार में प्रवेश करता है। भाई उसका जो ज्ञान है, उसके जो कार्य है, पहले तो उसके घर के आसपास तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो विद्यालय जा रहा है तो उसको वहाँ एक अलग ही संसार मिलता है साथियों। उसका जो संसार है वो वृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के वो टच में आ जाता है। इसको उद्योग उम्र की शुरुआत भी कहा जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है इसको? उद्योग उम्र की शुरुआत के नाम से भी इसको कहते हैं साथियों। वह योजना बनाने व सीखने हेतु जल्दी तैयार हो जाता है कि कोई भी योजना बनाए तो उसमें वो भाग लेगा साथियों, और किसी भी चीज़ को सिखाओ तो वो सीखने के लिए तत्पर रहेगा इस अवस्था में। हम बात करें इस अवस्था की अगली विशेषता की, यदि माता पिता व अध्यापक बालक को क्रिया करने के लिए हतोत्साहित करते हैं तो उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए बालक क्रिया कर रहा है और उसको यदि माता पिता हतोत्साहित कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं वापिस, तो उसमें धीरे धीरे हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब वो उद्यमिता परिश्रम करना चाहता है, और यदि आप उसको परिश्रम नहीं करने देते हो, हतोत्साहित करते हो उस चीज़ के लिए, प्रोत्साहित न करके, तो धीरे धीरे उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बालक जो करता है उस पर साधिकारिता चाहता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि एरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बालक जो करता है उस पर साधिकारिता चाहता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उद्यमिता बनाम हीन भावना, जिसकी उम्र है 6 से 12 वर्ष। अब यहाँ पर एक शब्द है साधिकारिता, तो इसका अर्थ क्या होता है? साधिकारिता का मतलब होता है मास्टरी। क्या होता है साथियों? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मास्टरी। मास्टरी मतलब परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई किसी भी कार्य को करने का ऐसा तरीका जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सके। मास्टरी उसको अपन कोई कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो अपन क्या कहते हैं उसको कि भाई यार ये तो इस कार्य में मास्टर है, मास्टर, इसका मतलब उससे अच्छा कार्य उस कार्य को कोई नहीं कर सकता। तो साथियों बालक भी यही चाहता है कि जो भी मैं करूं उसको मेरे से बढ़िया कोई नहीं करे। साधिकारिता का गुण बालक में इस अवस्था में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लगभग नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ रखा है तो भाई साहब आपका नॉलेज बहुत ही शानदार है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली अवस्था की तरफ, पांचवी अवस्था साथियों। पांचवी अवस्था को कहा जाता है तादात्म्यता बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेज डिफ्यूजन। तो साथियों तादात्म्यता बनाम भ्रांति की अगर हम बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष मतलब कौन सी अवस्था?
किशोर अवस्था में बालक अब आ चुका है, बड़ा हो गया है, विद्यालय जाने के बाद भी उसे विद्यालय जाते जाते उसे कई दिन गुजर चुके हैं और वो किशोर हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया है बालक। किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, तादात्म्यता बनाम भ्रांति, भ्रांति से संबंध है पहचान का, किसका संबंध है, पहचान का। तो किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है इस अवस्था में, खुद की पहचान की, मेरी भी समाज में कोई पहचान हो। वह सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना चाहता है कि भाई मैं इस समाज में रह रहा हूँ तो मेरी क्या भूमिका है। वह लोगों को देखता है कि लोग अलग अलग पदों पर है, अलग अलग कार्य करते हैं, तो मेरा क्या कार्य है, ऐसा वो सोचता है और वो चाहता है कि मुझे भी कोई प्रतिष्ठित कार्य मिल जाए। मतलब खुद की भूमिका को वो प्राप्त करना चाहता है, खुद की पहचान बनाना वो चाहता है। लेकिन पहचान व भूमिका प्राप्त न करने की स्थिति में वह पहचान भ्रांति का सामना करता है। जैसे मान लीजिए कि वो तो न तो पहचान बना पाया खुद की और न ही सामाजिक भूमिका को प्राप्त कर पाया, तो इस स्थिति में बालक पहचान भ्रांति का शिकार हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई पहचान ही नहीं है, मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, लोग मुझे इज्जत ही नहीं देते हैं, मेरा कोई कार्य ही नहीं है, तो मैं क्यों हूँ यहाँ पर, ठीक है, इत्यादि प्रश्न, उसके कई सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो साथियों, इसलिए इसको कहते हैं तादात्म्यता बनाम भ्रांति, मतलब दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहता है और ऐसा नहीं होने पर उसके मन में पहचान से संबंधित भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, छठी अवस्था की तरफ। घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, इनिटिमेसी वर्सेज आइसोलेशन, एकांकीपन, ठीक है। आइसोलेशन की स्पेलिंग तो आप सभी को आती होगी क्योंकि कोविड के कारण कई लोग आइसोलेट भी हुए थे, तो ये शब्द तो जाना पहचाना हो गया साथियों। देखिए उम्र सीमा की बात करें 18 से 35 वर्ष, मतलब किशोर अवस्था के बाद का समय। लगभग जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो हम इसी अवस्था में हैं, घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, मतलब 5 अवस्थाओं से तो लगभग हम गुजर ही चुके हैं साथियों। 18 से 35 वर्ष का जो समय है इसमें घनिष्ठता का मुख्य आधार प्रेम होता है। व्यक्ति क्या करता है कि जिसके साथ विचार मिलते हैं उसके साथ वो घनिष्ठता का संबंध स्थापित हो जाता है, और अगर विचार नहीं मिले तो उसके से वो दूर चला जाता है। अगर किसी से विचार नहीं मिले तो वो एकांकीपन, मतलब अकेला रहना पसंद करता है। देखिए घनिष्ठता की बात करें तो इसका मुख्य आधार माना जाता है प्रेम, ठीक है। प्रेम कैसा, मन में जो एक दूसरे के प्रति भाव होते हैं अच्छे वाले। इस अवस्था में जो मित्र बनते हैं वो दीर्घकालिक एवं हम की भावना युक्त होते हैं, ठीक है। जिससे कोई भी इस अवस्था में दोस्त बना, इसके पहले की जो दोस्ती है वो अल्पकालिक होती है, ठीक है, वो स्थिर दोस्ती नहीं होती है। लेकिन घनिष्ठता बनाम एकांकीपन, जो 18 से 35 वर्ष के जो दोस्त होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं, मतलब लगभग यूं मान के चलिए कि कोई विशेष बात अगर नहीं हुई तो जीवन भर वो दोस्त बने रहते हैं। घनिष्ठता बनाम एकांकीपन की अवस्था में जो दोस्त बनते हैं हम की भावना युक्त, मतलब जैसे कोई भी जो 2 दोस्त है, 2, 4, 5 जितने भी दोस्त हैं, तो वो हर बात में हम कहते हैं, हम मतलब हम की भावना यहाँ पर विकसित होती है। घनिष्ठता के अभाव में एकांकीपन आने लगता है। एकांकीपन के केस में संबंध औपचारिक, उदासीन व खोखले हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव नहीं है, घनिष्ठ रूप से वो लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो एकांकीपन का भाव वहाँ पर उत्पन्न होगा। और जिस व्यक्ति में एकांकीपन का भाव, अंतर्मुखी जिसको हम अधिकतर कहते हैं, हालांकि अंतर्मुखी में भी यूं नहीं है कि दोस्त नहीं रहते, उनके भी बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते हैं साथियों। अगर किसी व्यक्ति में एकांकीपन का भाव उत्पन्न होता है तो वो जो उसके संबंध है, मतलब जैसे दोस्त वगैरह उसके हैं, मित्र, रिश्तेदार इत्यादि, तो वो औपचारिक रूप से उनको निभाता है। उदासीन रवैया उसका होता है। और संबंध कैसे होते हैं, खोखले होते हैं साथियों, ठीक है। विश्वास एक दूसरे पर नहीं रहता है। तो ये है आपकी छठी अवस्था। आगे बढ़ेंगे 7वीं अवस्था की तरफ। 7वीं अवस्था है सृजनात्मकता व उत्पादकता बनाम ठहराव, क्रिएटिविटी वर्सेज स्टेगनेशन। तो साथियों, सृजनात्मकता व उत्पादकता बनाम ठहराव। देखिए उम्र सीमा है 35 से लेकर के 65 वर्ष तक की। कितनी है, 35 से लेकर के 65 वर्ष तक की। साथियों ये देखो कौन से 7वें नंबर की अवस्था है। इसके बाद अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है, वो भी हम देखेंगे अभी।
व्यक्ति सृजनशील या उत्पादक तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हुए नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब जैसे बड़ा हो गया 35 वर्ष, मतलब उसकी शादी भी हो चुकी है, और 65 वर्ष, इन दोनों के बीच में उनके बच्चे भी जरूर रहेंगे। तो उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो अच्छी तरह से पालन पोषण उनका कैसा हो, उनका जीवन कैसे सुधरे, इसके लिए वो नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देता रहता है कि ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे इत्यादि। समाज व बच्चों के भविष्य दोनों विषयों में वो सोचता है। समाज के विषय में भी सोचेगा और बच्चों का हमारा कि भाई मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इस विषय में भी वो जरूर सोचेगा। साथियों, यदि किसी व्यक्ति में उत्पादकता व सृजनात्मकता के भाव का अभाव पाया जाता है तो वह निष्क्रिय व रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त हो जाता है। जैसे वो अगर खुद के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो उसे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे बच्चे सही जगह नहीं पहुंच पाए, तो उसमें वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। तो ये है आपकी साथियों सृजनात्मकता व उत्पादकता बनाम ठहराव की अवस्था, जो कि 7वें नंबर की है। अब 8वीं और अंतिम अवस्था इन्होंने क्या बताई है? संपूर्णता बनाम हताशा। हताशा को निराशा भी आप कह सकते हो। इंटेग्रिटी वर्सेज केप्स पेयर। साथियों 65 से लेकर के मृत्यु तक की ये अवस्था होती है। देखिए, व्यक्ति ने जीवन में जो कुछ भी बनाया है उसके साथ वो रहता है कि भाई अब वो 65 या 65 साल से प्लस हो चुका है, तो अब वो जीवन में उसने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बनाया है, उन चीज़ों के साथ में, उन लोगों के साथ में रहना वो चाहता है। आदर्शतः व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। आदर्शतः है मतलब जिसने आदर्श जीवन जिया है, आदर्श तरीके से जीवन चलाया है, वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत के भाव में व्यक्ति को हताशा होती है। यदि उसने जीवन में कुछ अच्छे से कार्य नहीं किया तो उसके हाथ में अंत में क्या लगती है? हताशा या निराशा, जिसमें उसे किए हुए और न किए हुए का पछतावा होता है। वो सोचता है कि यार मैं जीवन में ये कार्य मैंने क्यों कर लिया, ये कार्य मैंने क्यों नहीं किया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मेरी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आज मेरा जो स्थान है वो बहुत उच्च होता। मृत्यु की तरफ जाने का भय रहता है उसे, स्वयं से घृणा का भाव उत्पन्न होने लग जाता है अगर व्यक्ति जीवन में लास्ट में हताश हो तो साथियों इस प्रकार से ये 8 अवस्थाएं बताई है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।